नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस डिस्कशन में जो हमारे विजन आईएएस के बचे हुए टॉपिक हैं यानी कि इकोनॉमिक सेक्शन, उसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और उसके बाद आपका जुलाई का जो करंट अफेयर्स है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप आराम से इसे रिवाइज कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुद्दे में रहते हैं, न्यूज में रहते हैं, उसका रिवीजन आप आसानी से कर पाएंगे। तो ज़्यादा परेशानी लास्ट मोमेंट में जब आप प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स देखेंगे या फिर जो मेंस के लिए आप आंसर लिखेंगे, तो उसमें करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो जो पहला टॉपिक है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा एग्जाम्पल में जाना पड़ेगा। कंटेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ब्रेक डाउन करिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि देयर विल बी ए वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज डिजिटल विच विल बी फॉर द सिटीजन्स। ओके, अब इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल फिजिकल कनेक्टिविटी वाली बात नहीं होती है कि हम जो है इंटरनेट के वायर्स बिछा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। एग्जिस्टिंग जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको आप समझ लें। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका यूपीआई पेमेंट सिस्टम है, तो ये आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएगा। आधार सिस्टम है या फिर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, ये सब आपका डीपीआई में आएगा। और इसको इनेबल करने के लिए हमारा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वो कम्प्लीमेंट्री है। लेकिन डीपीआई आपका याद रखना है, इट्स लाइक दैट प्रोवाइड सिटीजन सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज भी हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने निकाला है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का। जब आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे, ये गवर्नमेंट ओन्ड पोर्टल है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी सेलर्स हैं या बायर्स हैं जो अपने वेरियस सेक्टर्स में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, चाहे वो आपके एमएसएमई हो या फिर कोई स्टार्टअप ई कॉमर्स क्यों ना हो, तो यहाँ पर आपके लिंक है। तो जब आप इस पोर्टल पर जाएंगे और आप कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी रिटेलर्स है ना, उसके आपको चीज़ें अटैच मिल जाएंगी, उनके जो पोर्टल है या प्रोफाइल अटैच मिल जाएगी। तो आप उस पर क्लिक करके इनके पोर्टल पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ये सिंपल सी चीज़ें। ओके, तो आप समझिए कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आपका कुछ टेक्निकल डेफिनेशन दिया गया है। टेक्निकल डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने सिंपल डेफिनेशन बताया है। ओके, आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इट इज गवर्नड बाय एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क्स एंड इनेबलिंग रूल्स रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए, तभी जाके इंक्लूजन होगा, इनोवेशन होगा, कंपटीशन एज वेल एज ह्यूमन राइट्स का भी रिस्पेक्ट होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो मैंने आपको एक्सेप्शंस बताया है कि क्या नहीं आते हैं डीपीआई में, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है। 5 मेजर डीपीआई कैटेगरीज क्या क्या है वेरियस सेक्टर्स में। एक तो ये है आपका वेरीफाइबल आइडेंटिटी एंड रजिस्टर्स, जिसके माध्यम से जो लोगों के डाटा है उसको वेरीफाई किया जाता है, आईडी को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद डाटा शेयरिंग क्रेडेंशियल्स एंड मॉडल्स, इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल है डिजी लॉकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद है आपका सिग्नेचर एंड कंसेंट, ताकि कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है या फिर रिसिप्ट है, टैक्स रिसिप्ट है, प्रोडक्ट रिसिप्ट है, तो वो इंश्योर हो कि वो वेरीफाइड है, वो कोई फर्जरी डॉक्यूमेंट ना हो। उसके बाद डिस्कवरी एंड फुलफिलमेंट, एंड फिर लास्ट में आपका आ जाता है पेमेंट, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करिएगा या फिर कुछ भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो डिजिटल लेवल पर तो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज आनी चाहिए ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि डीपीआई का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये आप भी सोच सकते हैं, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट जो
काफ़ी स्लो थी, डिजिटल इनोवेशन आने के बाद काफ़ी फास्ट हो जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं जैम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार मोबाइल, यूपीआई के माध्यम से कितनी आसानी से पे कर सकते हैं। अब जो सब्जी वाले हैं उनको भी पैसे गिनने में समय नहीं लगेगा, आराम से ट्रांजेक्शन्स होते हैं और फिर ज़्यादा ज़्यादा वो मटेरियल बेच सकते हैं। तो मैंने एक बात कही, वुमेन्स के लिए भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। वनरेबल सेक्शंस अपने स्टार्टअप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी काफ़ी तेज़ी से प्रमोट हो रहा है। फिर इनोवेशन आपका बिल्टअप हो रहा है, जैसे फ़ोन पे जो कि एक फिनटेक कंपनी है, उसका अगर वैल्यूएशन देखें तो $12 बिलियन का हो गया है। तो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डीपीआई। अगर डीपीआई नहीं होता तो फिर इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन फोन पे पर या फिर अदर फिनटेक कंपनी के ऐप्स पर नहीं हो पाती। उसके बाद है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो भी इसके पार्ट बन सकते हैं। मैंने आपको बताया भी, जैसे आप देखिए जो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स इंडिया में ओपन किए गए लगभग 3 गुना हो गया 2015 के रेस्पेक्ट में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। कितना हो गया अगर संख्या में देखें तो 508.7 मिलियन। ओके। और इन सब अकाउंट्स में महिलाओं का शेयर कितना, 55%। काफ़ी बेनिफिट्स, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा। अब आप समझिए कि इतनी फास्ट ओपनिंग ऑफ अकाउंट कैसे हो गई, बिकॉज ऑफ द डीपीआई। आराम से आप आधार लेके जाते हैं, लिंक अप देख लिया जाता है आधार डाटाबेस के साथ, आपका डाटा वेरीफाई हो जाता है, आपका अकाउंट खुल जाता है ना। अब आपको बैंक ब्रांच भी नहीं जाने पड़ते हैं बहुत सारे फॉर्मेलिटीज करने के लिए। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डीपीआई एंड द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट। उसके बाद आप देखिए इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। उसके बाद रेजिलेंसी। कोविड-19 पैंडेमिक था तो ऐसा नहीं है कि पूरा बिजनेस ठप हो गया। हम लोग किधर को आ गए, हम लोग डिजिटल को आ गए, हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन करने लगे। तो रेजिलेंसी भी प्रोवाइड करता है। रेजिलेंस मतलब अगर कोई चैलेंजेज आ गए तो हम बर्दाश्त कितना कर सकते हैं, हम अडॉप्ट कितना हो सकते हैं उस चैलेंज के प्रति, वो रेजिलेंस कहलाता है। उसके बाद है एम्पावरिंग द इंडिविजुअल्स। आप तुरंत में ट्रांजेक्शन कर पाते हैं, लाख लाख के ट्रांजेक्शन पैसे भेज सकते हैं, कोई प्रोडक्ट घर पर मंगवा सकते हैं, चाहे आप रिमोट एरिया में विलेज में क्यों ना रह रहे हो। तो क्या है एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई इंडिविजुअल अगर बिजनेस स्टार्टअप खोलना चाहता है तो वो भी कर सकता है आराम से, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम बात करें इंडिया की डीपीआई की, तो एक तो आपका जो इंडिया स्टैक है, ये आपका फाउंडेशनल डीपीआई है भारत का। इसमें 3 इंटरकनेक्टेड लेयर्स आते हैं। एक तो आइडेंटिटी, जिसमें आपका जो भी आइडेंटिटी है लोगों की उसको वेरीफाई किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके बाद पेमेंट का लेयर आता है, उसके बाद गवर्नेंस का भी लेयर आता है ना। तो ये 3 चीजें, कुछ स्टेटस और डाटा दिए गए हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट इंडिया। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और आधार का तो आप याद ही रखिए, 139.7 करोड़ आधार कार्ड जनरेट किया गया है ना। और इससे हम इनडायरेक्टली पॉपुलेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जन्म भी लेते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद उमंग ऐप्स को भी आप ध्यान रखिए। यूपीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं जो आप रेफरेंस के रूप में यूज करेंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल एफर्ट क्या चल रहा है डीपीआई को लेकर। तो आप देखिए डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप क्रिएट की गई है, ठीक है। उसके बाद वन फ्यूचर अलायंस, ये आपका वॉलेंटरी इनिशिएटिव जो G20 इंडिया की प्रेसिडेंटी के दौरान प्रपोज किया गया था। क्या मकसद है, कैपेसिटी बिल्टअप करना जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, एज वेल एज टेक्निकल असिस्टेंस की कैसे वो टीपीआई अपने देश में ले सकते हैं। जैसे अफ्रीका सबको इन सब चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो नहीं है तो फिर अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो जल्दी से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। और भारत चाहता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पीपल सेंट्रिक है, तो इन लोगों तक भी पहुँचे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी, जो कि एक फोकस्ड इंस्टीट्यूशन होगा वर्किंग ऑन डीपीआई। एंड इसके अंतर्गत सोशल इम्पैक्ट फंड को भी अनाउंस किया गया फॉर प्रमोटिंग डीपीआई इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ग्लोबल साउथ नेशंस। क्यों? क्योंकि साउथ नेशंस में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट स्लो है, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्लो है। तो भारत ग्लोबल साउथ का आवाज़ है, तो इसलिए भारत
भी मदद करना चाहता है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ये दोनों मिलके यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एग्री किया है कि हम डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ डीपीआई इन वेरियस कंट्री उसको प्रमोट करें। वे फॉरवर्ड क्या है, तो 3 पिलर्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है, इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है, यानी कि जो रिपोर्ट कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस नहीं किया उसमें सजेस्ट किया गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी डिजाइन पर प्रोग्रेस या फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गवर्नेंस फीचर, ऐसा ना हो कि डीपीआई हम बना रहे हैं लेकिन उसमें साइबर सिक्योरिटी की इश्यू आ जाए, हैकिंग की इश्यू आ जाए, तो फिर ट्रस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेशन भी एक इम्पॉर्टेंट, जो कि ओपन एंड एसेसिबल होना चाहिए, ओके, टू फैसिलिटेट हेल्दी कंपटीशन, ये चीज़ें हैं। उसके बाद सपोर्टिंग ओपन एंड रीयूजेबल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क्स, क्रिएटिंग डायलॉग एंड अलाइनमेंट वाया एनुअल डीपीआई फोरम, एनुअल यानी कि ईयरली बेसिस पर डीपीआई फोरम होने चाहिए जिसमें वेरियस देश पार्टिसिपेट करे, डेवलपिंग, अंडर डेवलप, लो डेवलपिंग कंट्री से पार्टिसिपेट करे, और जो ग्लोबल साउथ है वो सब मिलकर ग्लोबल साउथ फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं टू डिस्कस ऑन दिस इशू, कि कैसे अपने देशों में वो प्रमोट करें। उसके बाद बायलेटरल या मल्टीलेटरल एंगेजमेंट हो सकता है अमंग द वेरियस कंट्री along with focused institution, and at last leveraging AI for making DPIs more effective and efficient। अब DPI में हम AI जोड़ दें तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा हमारा DPI, और अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर सकेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है। अब क्या है कि इंटरनेट पर कुछ ही गिनी चुनी भाषा अवेलेबल है इंडियन लैंग्वेजेज में। तो अगर किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट खरीदना है जो हिंदी या फिर इंग्लिश नहीं जानता है तो उसको तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो रीजनल लैंग्वेजेज है उनको भी ट्रांसलेट किया जाए और उसको भी प्रोडक्ट जब खरीदा जाए या कुछ भी डिजिटल चीज़ें हो रही हो तो वो लैंग्वेज में एसेसिबल हो, तो उसके लिए एआई टूल है भाषणी ऐप जो ट्रांसलेट कर देती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में। तो यहाँ से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये जो भाषणी है ये बेसिकली एआई पर वर्क करती है जो ट्रांसलेशन करती है। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये है आपका पहला टॉपिक, सिंपल है, इजी है। अगर आप डीपीआई समझ गए तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। दूसरा है आपका एंजल टैक्स। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, कंटेक्स्ट यही है कि जो बजट 2024-25 आया, पेश हुआ, इसमें एंजल टैक्स को खत्म किया जाएगा, ये आपका मेन कंटेक्स्ट है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या उठता है कि एंजल टैक्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, आप समझिए कि एंजल टैक्स एक प्रकार से डायरेक्ट टैक्स है और ये इन्वेस्टर्स पर लगाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन से इन्वेस्टर्स? वो इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप पर इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करेंगे? उनके शेयर को खरीद कर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है, शुरुआत में उनको लगता था कि चूंकि स्टार्टअप्स के माध्यम से भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, तो इसीलिए उन्होंने वैसे इन्वेस्टर जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टअप के शेयर्स में, ताकि उनके शेयर की वैल्यू एक बैग बढ़ जाए और जो अदर इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट हो जाए उनके शेयर के प्रति, उनके कंपनी के प्रति, तो आर्टिफिशियली उनके वैल्यूएशन को इंक्रीज करने का तरीका भी अपनाया जाता था। इसलिए एंजल टैक्स लगा दिया जाता था, ओके। तो अब क्या है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इससे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित हो जाता है ना, तो इसको हटा देने में ही फायदा है, तो इसलिए इसको हटाने का कोशिश किया गया। तो ये बेसिक है आपका एंजल टैक्स, ये ध्यान रखना है, ओके। तो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फेयर मार्केट वैल्यू, इसको समझा देते हैं। देखिए, जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है इसका मतलब क्या है, लेट्स से कि कोई कंपनी है स्टार्टअप, उसका शेयर का जो प्राइस है, अगर वो शेयर को पब्लिकली लिस्ट करना चाहती है तो उसका एक प्राइस होगा, लेट्स से 10 रुपये। लेकिन पता 100 रुपये मान लेते हैं, 10 रुपये बहुत कम हो गए। लेकिन पता चला ये कि अगर मार्केट में इस शेयर को एनालाइज किया जाए तो इसकी वैल्यू जो है 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब आर्टिफिशियली
इस शेयर की वैल्यू बढ़ाई गई। कैसे बढ़ाई गई होगी? तो जो इन्वेस्टर्स है, हो सकता है इनके रिलेशन में इन्वेस्टर्स होंगे, या फिर इनके लिंकेजेस में होंगे, या फिर ये हो सकता है कि जो ब्लैक मनी जिनके पास होगा वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहते होंगे, तो वो क्या करते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट। तो इससे उस कंपनी की शेयर बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। तो और ज़्यादा अलग अलग जगहों से इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू से तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब इट इज अगेंस्ट द कंपटीशन, इसीलिए एंजल टैक्स लगा दिया जाता था। ओके, तो होप यू अंडरस्टूड। फेयर मार्केट वैल्यू अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था इस टैक्स को लगाने का? टू कम मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन, हमने ऑलरेडी बताया है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 56 क्लाउज 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये संविधान में कोई टैक्स नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। हालांकि अब जो कोई रिमूव कर दिया गया है तो उतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने बेसिक आपको समझाया कि मतलब क्या होता है। अब यहाँ से जो कंटेक्स्ट निकल कर आता है कि आखिरकार जो हम स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं उसके अन्य क्या क्या तरीके हैं। एक तो हमने एंजल टैक्स अभी रिमूव किया, तो वो लेटेस्ट तरीका हो गया। और एक जो है आपका वेंचर कैपिटल या फिर प्राइवेट इक्विटी या एंजल फंड्स। अब ये जो भी आपके कैपिटल फंड्स हैं, ये बेसिकली जो यंग स्टार्टअप्स हैं, जो इवॉल्विंग स्टार्टअप्स है, उसमें अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, कि अगर भाई प्रोग्रेस हो गया, अगर इसका आइडिया काफ़ी अच्छा है तो भविष्य में काफ़ी प्रोग्रेस कर सकता है, तो इन्वेस्ट कर दो। ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट होगा, यही चीज़ होती है ना। मेन चीज़ होता है प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट हमें दिखता है इन्वेस्टर्स उसी में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद जो दूसरा है आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में होता क्या है कि बहुत सारे जो आपके इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट सोर्सेज से पूल किए जाते हैं और फिर स्टार्टअप्स और दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अपनी कैटेगरी है, इसके फर्दर डिटेल में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको याद रखना है, एक तो AIF है, एक आपका वेंचर कैपिटल फंड है। ठीक है, और इसको हम AIF ही कहते हैं, वेंचर कैपिटल फंड को। ओके, उसके बाद आपका आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या होता है, ये जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं ये वेरियस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि लेट्स से कि कोई आपका जो लोन देने वाली कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्ट करने वाली कंपनी, वहाँ से ये पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर बड़ी संख्या में, बड़े अमाउंट में ये इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए। अब यहाँ पर आप समझिए कि जो एंजल इन्वेस्टर्स है वो छोटे छोटे अमाउंट करके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके स्टार्टअप्स हैं उनके ऑनरशिप को ये पकड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि हमारा अच्छा खासा कंट्रोल हो जाए कंपनी पर या स्टार्टअप पर, ताकि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सके, कंपनी से रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण डिसीजन है वो ले सके। ठीक है, तो ये होता है आपका वेंचर कैपिटलिस्ट, ये ध्यान रखना है। एंजल इन्वेस्टर्स हमने बता ही दिया है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, यूनिकॉर्न कंपनी, क्योंकि ये बार बार चर्चा में आती है और ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनी बेसिकली स्टार्टअप कंपनी ही होती है जो काफ़ी कम समय में उनकी जो वैल्यूएशन है, कंपनी की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। एक चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा याद रखना है आपको रिवर्स फ्लिपिंग। रिवर्स फ्लिपिंग में क्या होता है कि जो कंपनी है, जैसे इंडियन कंपनी, सबसे पहले वो भारत में अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, वो दूसरे देश में रजिस्टर करवाएंगे, लाइक टैक्स जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज वहाँ पर। उसके बाद अगर पता चला कि गवर्नमेंट कुछ अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है जिसके माध्यम से हमें टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, तो वो फिर वहाँ से उठकर भारत में आ जाएंगे। ये होता है आपका रिवर्स फ्लिपिंग। ठीक है, दूसरे देश में, उसके बाद अपने देश में। ओके, एग्जाम्पल भी दिया जाता है फोन पे और ग्रो का। अब क्यों एंजल टैक्स को एबोलिश किया गया है? तो एक कारण ये बताया जाता है कि इससे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा, क्योंकि ये एक प्रकार से टैक्स बर्डन लगता था, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते थे। ठीक है,
और साथ के साथ ये आपका रिवर्स फ्लिपिंग ऑफ स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करेगा, यानी कि जो स्टार्टअप्स इंडिया में स्टेब्लिश होने चाहिए थे लेकिन नहीं होकर वो दूसरे देश में स्टेब्लिश हुए थे, अब चूंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बेनिफिट दे रही है वो वापस इंडिया को आ सकती है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्ट्रीमलाइनिंग इन्वेस्टमेंट। एक डाटा देखा जाए तो पता चला कि जो इंडियन स्टार्टअप्स है उसमें 60% का डिक्लाइन आया इन टर्म्स ऑफ फंडिंग वैल्यू इन 2023। तो हो सकता है जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, सरकार के टैक्सेशन रूल से थोड़ा नाराज हो, तो इसलिए वो नहीं करना चाहते हो। लेकिन अब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रीमलाइन होगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ठीक है, कंसेंस क्या था नहीं समझना है। अब ये देखिए क्या किया जा सकता है टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल इकोसिस्टम ऑफ द स्टार्टअप। क्या कर सकते हैं हम? एक तो ये है कि जो यूनिकॉर्न कंपनीज है अभी हमने डिस्कस किया उसको और ज़्यादा बूस्टअप किया जाए। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो कैसे भी करके हम उनको पैसे अवेलेबल करवाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल कंपनी है, तो आगे चलकर और ज़्यादा वैल्यूबल बनेगी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है, जो जॉब अपॉर्चुनिटी सब कुछ देंगी, इनोवेशन देंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपका जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी फंड्स ऑफ फंड है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए कि स्टार्टअप्स को वो ज़्यादा ज़्यादा फंड दे सके। ठीक है, अब आपको हमें बताना है कि फंड ऑफ फंड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है इसकी लिस्टिंग की जाए, शुड बी अलाउड टू लिस्ट ऑन कैपिटल मार्केट, ताकि ये भी कैपिटल को एसेस कर सके और फिर जाके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सके। फिर देखिए आपका जो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स है इसको भी अलाउ किया जाना चाहिए वेरियस सेक्टर्स में, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के माध्यम से पैसे इंडियन स्टार्टअप्स में आए और फिर इंडियन स्टार्टअप्स ग्रो करें। इसके अपने चैलेंजेज है, क्या कुछ चैलेंज आप हमें बता सकते हैं? आप थोड़ा सा सोचिए। उसके बाद जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल फंड्स है उसको भी मोबिलाइज किया जाना चाहिए। ओके, अब कुछ डाटा फैक्ट्स देख लीजिए। अगर हम स्टार्टअप स्टेटस की बात करें इंडिया में, तो एक तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत। उसके बाद आप देखिए 1 लाख प्लस रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप इंडिया में है एंड 100+ स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर लिया है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब डाटा आप यूज कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स में भी काम आएगा, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है आपका जिज इकोनॉमी। तो क्या आपको क्लैरिटी मिल रही है कैसे आप मेंस के लिए पढ़ते हैं, ये समझ में आ रहा है? तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, डू शेयर इट, डू लाइक इट एंड अपने दोस्तों के साथ साथ साझा करते रहिए ताकि उनको भी मदद मिले। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक जिस इकोनॉमी की तरफ। अब आप समझिए कंटेक्स्ट हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, जैसे आपका फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म हो गया, आपके प्रोडक्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है, और जैसे जैसे ये रूरल एरिया तक पहुंच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो वैसे वैसे जो डिलीवरी एजेंट्स हैं, डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनकी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब ये जो डिलीवरी एजेंट्स या डिलीवरी बॉय होते हैं, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पर, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय किए जाते हैं, और जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशंस होता है इस पर लागू नहीं होता है। यानी कि जब तक आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, आपको रखा जाएगा, आपको हटा भी दिया जा सकता है, कोई सोशल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस कुछ भी नहीं, है ना। तो बस ये आपका गिग वर्कर्स कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। अब आवाज़ उठी कि भाई तब तो दिक्कत हो जाएगा, भविष्य में इनकी क्या ही सिक्योरिटी रह जाएगी, कभी इनको चैलेंज आ गया, कभी हेल्थ इश्यू आ गया, फैमिली इश्यू आ गया, तो कैसे अपने फैमिली सबको मदद कर सकते हैं, कि अपने कैसे अपने फ्यूचर जो भी इनके गोल्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इनको कुछ तो सिक्योरिटी दी जाए। तो बहुत सारे स्टेट्स में आवाज़ उठी, तो कुछ स्टेट्स जो हैं इनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए, वेलफेयर देने के लिए अपना एक्ट ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं। ओके, जिसमें से सबसे बड़ा काम राजस्थान ने किया था। राजस्थान पहला राज्य है जिन्होंने गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर आए। ओके,
ये ध्यान रखना है। अभी क्या है कंटेक्स्ट की, जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया, कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल, यानी कि अभी ये बिल है, पास होगा तो देखा जाएगा। तो ये भी सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर लाने का प्रयास कर रहे हैं गिग वर्कर्स के बीच। ठीक है, अब यहाँ पर बिल के डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल में क्या क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं उसको पॉइंट को हम देखेंगे और हम मेंस में यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे अगर गिग वर्कर्स के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है सजेशंस के रूप में कि भाई गिग वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड स्टैब्लिश कर दिया जाए ताकि उनके वेलफेयर के लिए आगे कार्य हो। जैसे आप देखते हैं ना डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस सब होता है, उसी प्रकार से इनके लिए हो सकता है। वेलफेयर फंड स्टैब्लिश किया जाए। ओके, एज वेल एज जो अनफेयर डिसमिसल्स कर दिया जाता है, बिना बातों के इनको हटा दिया जाता है, तो उनके प्रति सुरक्षा किया जाए। साथ के साथ टू लेवल ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म हो। तो ये कुछ सजेशंस आप ध्यान रखें ताकि आप यूज कर सके मेंस में। प्रीलिम्स के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब गिग वर्कर्स को लेकर कुछ डाटा आप देख लीजिए। आप देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट ये बता रही है कि लगभग 77 लाख वर्कर्स जो गिग इकोनॉमी में इंगेज है, 2020-21 का डाटा है। उसके बाद जो आपके भविष्य में यानी कि 2029-30 तक देखे तो लगभग आपके 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स हो जाएंगे। लॉजिक भी है क्योंकि अभी धीरे धीरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये जो आपके फूड डिलीवरी स्विगी जोमेटो, ये धीरे धीरे रूरल एरियाज तक पहुंच रहे हैं। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है भाई, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, तो उन सब का डिमांड आप समझिए, डिमांड एंड सप्लाई का नियम है, तो बढ़ेंगी ही, काफ़ी तेज़ी से भी बढ़ेंगे क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी, मोबाइल सिम सब कुछ आपका पहुंच रहा है। ये भी एक समय के बाद पहुंचेगा ही। आप अगर गांव से सुन रहे हैं हमारे लेक्चर को तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आज गांव तक भी इन सब प्रोडक्ट्स की रीचेबिलिटी बढ़ रही है। ओके, अब यहाँ पर बताया गया इश्यूज विद द बिल, क्या इश्यू है, लेकिन आप इन जनरल इश्यू समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि ये जो गिग वर्कर्स होते हैं इनके लिए जो मिनिमम वेजेज वाली नियम होती है कहीं कहीं पर लागू नहीं होती है। वर्किंग आवर्स कोई फिक्सेशन नहीं है, कब तक काम कर रहे हैं। बेसिकली होता ये है कि ये जितना टारगेट पूरा करेंगे उतना इनको पैसे मिलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई डिलीवरी बॉय है वो एक प्रोडक्ट डिलीवर करता है तो मान के चलिए कि 20 रुपये मिलते हैं। अब वो दिन में 50 कर दे तो 50 × 20 अब कर दीजिए, ठीक है, 1000 रुपये। तो ऐसे काम चलता है। तो इसीलिए कोई वर्किंग आवर का स्लॉट नहीं है, आप जितना डिलीवर कर सकते हो उतना बढ़िया। तो इससे घर के लिए टाइम नहीं मिलता है, सोशल इश्यूज आ जाती है, मेंटल इश्यूज आ जाती है। ओके, तो हमने आपको गिग वर्कर्स बता दिया, यहाँ पर आपका डेफिनेशन दिया गया है। ओके, दो कैटेगरीज में बांटा गया है, प्लेटफॉर्म बेस्ड, नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड मतलब जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऐप्स है, वहाँ पर आप कुछ ऑर्डर करते हैं और फिर डिलीवरी बॉय एजेंट आपको डिलीवर करते हैं, ये सब चीज़। ठीक है, नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स मतलब ये कैजुअल वर्कर्स हो गए जो आपका कोई प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल एप्स या कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। कन्वेंशनल सेक्टर्स जैसे आपका हो सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर सब में काम करते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम, सिंपल सी बात है। ओके, तो आखिरकार ये गिग वर्कर्स का इतना ज़्यादा परिचालन क्यों हुआ, इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, अर्बनाइजेशन हुआ है, मिडिल क्लास कंजम्पशन डिमांड्स बढ़ी हैं। उसके बाद कंज्यूमर प्रेफरेंस में भी चेंज आ रहा है क्योंकि अब जो है कहीं से भी ऑर्डर करके कहीं पर मंगवाते हैं, एस्पिरेशंस बढ़ाए, और ग्रेटर वर्क लाइफ बैलेंस अमंग द वर्कर्स। ओके, क्या बेनिफिट होता है, तो बेनिफिट हम 3 एंगल से देख सकते हैं। वर्कर्स को क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट होता है, कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होता है। तो वर्कर्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, कि आप हो सकता है कभी कभी घर पर भी रह के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, और एक से ज़्यादा कंपनी के लिए भी काम कर सकते हैं। आप जॉब ट्रांजिशन काफ़ी आसानी से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा नियम कानून की झंझट नहीं रहेगी। तो ये तो आपके कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ कमी भी हमने डिस्कस भी किया। ओके, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्या कमी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पर क्या एम्प्लॉयज कॉस्ट कम हो रहे हैं, ओवरहेड कॉस्ट कम होते हैं,
उसके बाद न्यू सर्विस एरिया में एम्प्लॉयर्स जा रहे हैं। अब जो पहले ऑफलाइन वर्क करते थे वो ऑनलाइन आ रहे हैं, तो फिर वो और ज़्यादा एरिया डाइवर्स कर रहे, एरिया भी डाइवर्स कर रहे हैं, और अपना जो जोग्राफिकल एरिया है, मतलब एक सेक्टर हो गया, सेक्टर्स, और दूसरा हो गया जोग्राफिकल एरिया। तो बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पहले एक सेक्टर्स के लिए थे, लेट से फूड सेक्टर्स के लिए, अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स के लिए भी आ सकते हैं, दूसरे सेक्टर्स के लिए भी आ सकते हैं। और जोग्राफिकल एरिया पहले अर्बन एरिया, अब जो है रूरल एरिया में भी जा सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट है? हमें तो भाई चीपर गुड्स प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, कॉन्वीनियंस बढ़ गया है, आराम की ज़िंदगी हो गई है, एकदम बल्ले बल्ले हो गई सब कुछ, यही चीज़ें लगती है। तो चैलेंजेस क्या है जिस वर्कर्स को लेकर? सबसे बड़ा चीज़ यही है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मेजर फोकस यही रहेगा कि क्या चुनौतियां ये फेस करते हैं। एक तो डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड ये है कि भाई इंटरनेट सर्विसेज कहीं कहीं पर आपकी अवेलेबल है, कहीं नहीं अवेलेबल है। तो जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर तो ये वर्कर्स काम कर लेंगे, नहीं अवेलेबल है या फिर स्लो इंटरनेट स्पीड है, तो फिर वहाँ पर हो सकता है पेनिट्रेशन जिस वर्कर्स का कम हो, और फिर इनको रोजगार भी ना मिले। उसके बाद है डाटा प्रोटेक्शन वाला इश्यू। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं वो ओपेक डिसीजंस लेते हैं कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, डाटा, पर्सनल डाटा को कैसे स्टोर करना है। कभी कभी क्या होता है कि डाटा कलेक्ट करके थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता है। तो जो वर्कर्स की प्राइवेसी है वो तो प्रभावित हो जाती है, किसको क्या पता कि डाटा का वो कर क्या रहे हैं, है कि नहीं है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अब तो शायद नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि जो पर्सनल नंबर है आपका डिलीवरी एजेंट्स का, वो नंबर रिफ्लेक्ट हो जाता था, वो दिख जाता था कस्टमर्स को, है ना? ये चीज़ें हैं। उसके बाद लैकिंग एम्प्लॉय स्टेटस, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है। नेक्स्ट, अनसर्टेन नेचर ऑफ जॉब। उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन की कमी है, आपने देखा, इसलिए तो आवाज़ उठती है कि भाई सोशल प्रोटेक्शन दो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में शामिल करो। उसके बाद एक होता है एल्गोरिथम मैनेजमेंट। एल्गोरिथम मैनेजमेंट आप समझिए कि जब ये प्रोडक्ट पिकअप करते हैं, डिलीवर करते हैं, है ना, तो बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है कि भाई अपडेट करो, कहाँ पर प्रोडक्ट पहुंचा, फिर अपडेट करो, डिलीवर हुआ कि नहीं, फिर अपडेट करो, मैसेज करो, यहाँ फॉरवर्ड करो, वहाँ फॉरवर्ड करो। तो काफ़ी ज़्यादा इनको एल्गोरिथमिक झंझट में फंसना पड़ जाता है, तो इनके कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी ये फेस कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं फॉर द गिग इकोनॉमी इन इंडिया, एक तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ये लाई गई थी, जिसके माध्यम से जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो गिग वर्कर्स तक भी पहुंच सके। उसके बाद कोड ऑन वेजेस 2019 जो यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस की तो बात करता है, फ्लोर वेजेस की भी बात करता है अक्रॉस वेरियस ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें गिग वर्कर्स भी शामिल है। अब आपको यहाँ पर हमें बताना है कि मिनिमम वेज और फ्लोर वेज में क्या अंतर होता है। उसके बाद ई श्रम पोर्टल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स इंक्लूडिंग द जिज वर्कर्स। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत जो भी इलिजिबल रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स है इंक्लूडिंग द जिज वर्कर्स, उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है 2 लाख फॉर ए ईयर। ओके, ये ध्यान रखना। और क्या वे फॉरवर्ड है? एक तो ये है कि सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करिए कि जिस वर्कर्स की संख्या क्या है, किस सेक्टर में ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये डाटा होगा तो हम इनके ऊपर पॉलिसी अच्छे से निकाल सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्माइजेशन, यानी कि जैसे गिग वर्कर्स के लिए प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव लाया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स है, जो अपने में ही एम्प्लॉयड है और अपना प्रोडक्ट कुछ बेच रहे होंगे, तो ये अपने प्रोडक्ट इन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके वाइडर मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं और इनको बेनिफिट होगा, इनकम होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद सोशल इंक्लूजन को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है इन द डिजिटल इकोनॉमी। जैसे आप देखते हैं वुमेन वर्कर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनका शेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कम है, बढ़ाया जाए। आप देखते हैं जो डिलीवरी एजेंट है मोस्टली आपके मेल्स होते हैं, हम जानते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न्स होता है वुमेन के लिए, लेकिन जो ओवरऑल कंटेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं वो लगभग लगभग वेरियस सेक्टर में लागू होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्किल डेवलपमेंट फॉर प्लेटफॉर्म जॉब्स, स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाए।
यूनिवर्सल सिक्योरिटी कवरेज लाया जाए, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और जो सोशल सिक्योरिटी उसमें पेड सिक लीव का भी कंसेप्ट होना चाहिए कि भाई लेट्स से कि अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे पैसे ना काटे जाए, है ना। उसके बाद वर्क एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, रिटायरमेंट पेंशन या प्लान्स हो। उसके बाद ट्रिपार्टाइट डायलॉग, ट्रिपार्टाइट डायलॉग यानी कि एक तो गवर्नमेंट हो गई जो मेन रेगुलेटर होती है, एक हो गया प्लेटफॉर्म यूनियन जो प्लेटफॉर्म यानी कि जो कंपनीज हो गई। उसके बाद है आपका ईपीएमओस मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर के मुद्दे पर काम करती है। तो ये सब एक साथ मिलकर डायलॉग कर सकते हैं कि कैसे क्या सुधार किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। ईबीएमओ क्या है आपका, एम्प्लॉय एंड बिजनेस मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये चीज़ हमने सेकेंड आर्टिकल थर्ड आर्टिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं फोर्थ आर्टिकल की तरफ। सो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में। कंटेक्स्ट क्या है, भारत ने पहला कार्गो शिप को वेलकम किया है न्यूली बिल्ट सेमी ऑटोमेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो कि आपका विजिंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट, लंबा चौड़ा नाम है। बस आपको याद रखना है विजिंगम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट सी पोर्ट कहाँ पर है, केरला में। अब आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होते क्या है। देखिए, ट्रांस मतलब हो जाता है बिटवीन द कंट्री, ओके। शिपमेंट मतलब एक देश से दूसरे देश, पोर्ट मतलब पोर्ट, ठीक है। तो आराम से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका ट्रांजिशनरी पोर्ट टाइप होता है। जैसे आप समझिए कि लेट्स से कि अमेरिका से प्रोडक्ट आना है, तो अमेरिका से प्रोडक्ट आना है और ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या करेगा, सबसे पहले अमेरिका के पास से प्रोडक्ट रिलीज होगा, उसके बाद चलते 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 वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के पास पहुंचा केरला में। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये शिप रुकेगी, यहाँ पर प्रोडक्ट की अनलोडिंग होगी या फिर आपका रिफीडिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद वो श्रीलंका मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो इट इज लाइक ट्रांजिट हब जहां पर कार्गो फ्रॉम वन शिप इज ट्रांसफर टू अनदर ऑन द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। और फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है रोड से भी जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं, अगर रोड कनेक्टिविटी होता है हम रोड से भी जा सकते हैं। ये होता है आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये पोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि यूपीएससी मैच द फ्लाइंग में पोर्ट पूछ ले। अब थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। ये जो पोर्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है। और ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के आधार पर डेवलप किया गया है विथ ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और लैंडलॉर्ड मॉडल में क्या होता है कि जो रेगुलेटर है वो तो चलिए गवर्नमेंट ही है, पोर्ट अथॉरिटी ही है, लेकिन जो पोर्ट ऑपरेशंस किए जाते हैं वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा। इन सिंपल मीनिंग, जैसे आप देखते हैं कि आरबीआई जो है बैंकिंग का रेगुलेटर है, तो चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर पब्लिक बैंक हो, दोनों को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपलर वे में आपका पोर्ट अथॉरिटी रेगुलेटर और फिर जो उसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनीज भी ऑपरेट हो रही है, प्राइवेट कंपनी जो है पोर्ट को ऑपरेट कर रही है। ये है आपका लैंडलॉर्ड मॉडल। क्यों लाया जाता है, इफिशियंसी के लिए, इनोवेशन के लिए, ये चीजें। तो विजिंगम पोर्ट को क्यों चुना गया, एक तो ये है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कैसे, तो आप थोड़ा सा लोकेशन देखिए। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं इसी के नज़दीक आपका इंटरनेशनल सी लेंस है, ठीक है। लगभग लगभग 18 किलोमीटर के आसपास इस पोर्ट से, हाँ 10 नॉटोमेटिकल माइल्स, ठीक है, के आसपास आपका इंटरनेशनल शिपिंग रूट है जो यूरोप, पर्शियन गल्फ, फार ईस्ट को कनेक्ट करती है। तो इसीलिए काफ़ी नज़दीक है। तो कोई भी अगर शिप आ रही है जिसको ट्रांजिट करना है दूसरे जगह पर, प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो यहाँ पर रुक कर दूसरे शिप में लोडिंग हो सकता है और फिर वो दूसरी जगह डेस्टिनेशन पॉइंट पर जा सकता है। नेचुरल एडवांटेज ये है कि ये आपका डीप पोर्ट है। डीप पोर्ट में क्या होगा, भारी भरकम कार्गो वाले शिप भी यहाँ पर आ सकते हैं और फिर प्रोडक्ट लोडिंग अनलोडिंग होकर डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, ये चीज़। तो अगर हम बात करें
इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसशिपमेंट हब अगर भारत बन पाता है? तो एक तो है रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए नियरली 75% ऑफ इंडियाज ट्रांसशिपमेंट कार्गो इज हैंडल्ड एट पोर्ट्स आउटसाइड इंडिया। तो ये कंसर्न है। तो अगर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हम बना पा रहे हैं तो रेवेन्यू जनरेशन होगा। उसके बाद है रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो आपका कम होगा। यहाँ पर आप देखिए फिलहाल क्या होता है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो इंडियन पोर्ट्स के लिए है वो 4.3 डेज हुआ करता था, अभी घटकर 2.1 डेज हो गया है। ये आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, पहली बात तो ये। तो बेसिकली जब कोई शिप, कार्गो बेस्ड शिप आती है पोर्ट पर, आने के बाद अनलोडिंग होगा, फिर वहाँ सामान लोड किए जाएंगे, फिर जाएगी। तो वो जो टाइम है उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए शिप टू अनलोड इट्स कार्गो, लोड न्यू कार्गो एंड फिर वो वहाँ से जाएगी। तो पहले काफ़ी ज़्यादा होता था ये टर्न अराउंड टाइम, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इससे आपका ट्रांसशिपमेंट हब से आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगा और जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी कम होगा। उसके बाद है स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो बूस्ट होगा ही, क्योंकि इसके माध्यम से शिप रिपेयर, वेयर हाउसिंग, बंकरिंग ये सब प्रमोट होंगे। उसके बाद है आपका सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस इसलिए क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ता जा रहा है इन वेरियस लोकेशंस ऑफ द इंडियन ओशन इन द वेरियस कंट्री। तो अगर हम अपने आप को वो उस टाइप से विकसित कर पा रहे हैं तो फिर सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल वैल्यू चेन। नेक्स्ट जो इश्यूज क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक तो ये है कि हमारा कुछ ही पोर्ट डीप वाटर पोर्ट है ना, इसलिए सबको हम नहीं डेवलप कर पाते हैं। तो इनसफिशिएंट नेचुरल डेप्थ, आप देखिए मेजर पोर्ट्स लाइक मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर, तुतिकोरिन, नेचुरल डेप्थ सिर्फ और सिर्फ 10 से 14 मीटर डेप्थ तक का है, जबकि गुड ट्रांसशिपमेंट हब के लिए 20 मीटर की डेप्थ चाहिए। ये जो अभी हमने देखा उसका डेप्थ कितना था, आप थोड़ा सा देखेंगे, हाँ 18 मीटर है। तो आप समझिए कि ये ठीक है, लेकिन सब जगह एक केस सेम नहीं है। उसके बाद है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस, यानी कि अगर हम केरला के पोर्ट को छोड़ दें तो बाकी जो अन्य पोर्ट्स हैं, चाहे वेस्टर्न कोस्ट पे हो या ईस्टर्न कोस्ट पे हो, तो जो मेजर इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस है, जिस शिपिंग लाइंस या पाथवे से कार्गो मूव करती है, शिप जाती आती हैं, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो इससे कॉस्ट बढ़ जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद है आपका लेबर इशू, स्किल्स की कमी है फॉर एडवांस पोर्ट ऑपरेशंस। ओके, तो ये सब कुछ इश्यू हैं। और भी इश्यू हैं कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन पोर्ट्स, लाइक हमारे आसपास में कोलंबिया, दुबई, सिंगापुर ये सब पोर्ट हैं। तो भाई इनके पास तो पैसे भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इफ़िशेंसी भी है, तो जो आपके फॉरेन शिप से वो वहाँ जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम भी है। स्टेप्स क्या लिए गए हैं, एक तो मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, इसके माध्यम से इंडिया की मैरीटाइम सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें आपका डीपर ड्राफ्ट की कोशिश की जा रही है। ओके, ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का तो प्रयास चल ही रहा है। वेसल चार्जेस जो लगती हैं उसको भी कम किया जा रहा है, क्योंकि एक पोस्ट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप पोस्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर वो दूसरे जगह अपने कार्गो बेस्ड शिप को रोकेंगे। ओके, उसके बाद है आपका प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसको भी बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है थ्रू द प्रोजेक्ट लाइक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। ओके, उसके बाद आप देखिए टैरिफ गाइडलाइन 2021, और इसके अंतर्गत क्या है कि ये कोशिश की जाती है कि जो टैरिफ डिटरमाइन होगी वो आपका बेस्ड ऑन मार्केट होगा, ठीक है। तो इससे हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगी। वे फॉरवर्ड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को और बूस्ट किया जाए। जो टैक्सेस है उसको रेशनलाइज किया जाए ताकि फॉरेन शिपिंग कंपनीज भी यहाँ पर आ सके और फिर वो इन्वेस्ट करे विथ गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सिंगल विंडो सिस्टम should be set up for approving the PPP project
स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होना चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल पोर्ट्स से हम compete कर सके, उस एरिया में हमें एफिशिएंसी, टर्न अराउंड टाइम, इन सब पर काम करना पड़ेगा, कस्टमर सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी। उसके बाद कोस्टल जोनल मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं हर पोर्ट्स के लिए, ताकि भविष्य में अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं पोर्ट्स पर और कुछ डेवलपमेंट करते हैं तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस जब मिल जाए पहले, तब हम कर सकते हैं, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट 4 टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी हमें 6 टॉपिक्स और देखने। तो इतना डिस्कस कर लेने के बाद चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो है आपका इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, भारत पिछले कुछ दशकों से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेस, इन सब चीजों में बढ़ रहा है आगे, लेकिन कुछ कुछ कमियां भी है। ठीक है, जैसे बार बार बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ है, या फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रही है, या फिर जो आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है या फिर टैक्सेशन है वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो कुछ कुछ कमियां भी तो हैं। तो कमी तो एक हो सकता है सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से हमें दिख रहा है, लेकिन एक कमी हो सकता है स्ट्रक्चरल, कि भाई आपका बेस ही कमजोर है। बेस कमजोर है तो फिर आप कितना भी सुधार कर दीजिए वो फिर ठीक तरीके से नहीं रिफॉर्म हो पाएगा। तो यहीं पर आता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब कंटेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि हम अब बता देते हैं आपको। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इन्होंने एक वर्किंग पेपर रिलीज किया है जिसका टाइटल है एडवांसिंग इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैचअप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर। कैसे भारत में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बूस्ट किया जा सकता है, कि भारत की जो इकोनॉमिक कंसर्न है, सोशल कंसर्न है, उसको दूर किया जाए। ठीक है, और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमने बताया कि भाई इकोनॉमी जो लो प्रोडक्टिविटी पर काम कर रही है, जो कि लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो उसको हम हायर प्रोडक्टिविटी और स्किल्ड इंटेंसिव एक्टिविटी। और एक बात आप ध्यान रखिए कि जहां हम स्किल जोड़ देते हैं वहां पर इनकम आने के चांसेस, इनकम बूस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ओके, जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने आप से टाइपिंग कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन आज के समय में अगर कोई व्यक्ति एआई जानता है, सीखा हुआ है, तो वो चैट जीपीटी या फिर अदर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डाटा को गैदर कर सकता है, निकाल सकता है। तो ये है आपका बेसिक एग्जाम। ओके, और ये वेरियस सेक्टर में अप्लाई हो सकते हैं। ये आपके एग्रीकल्चर में भी हो सकते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकते हैं, और सर्विसेज में तो होते ही हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो क्या कुछ इंडिकेटर होता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का? एक पहला चीज है कि भाई एग्रीकल्चर से हम शिफ्ट होते जा रहे हैं, यानी कि जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का सेक्टर होता है, अगर हम प्रोग्रेसिव हैं तो फिर वो शेयर कम होता जाएगा, बाकी अदर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज उसका शेयर बढ़ेगा। तो हम भारत की स्टेटस भी देखेंगे, डाटा देखेंगे कि क्या है। ओके, उसके बाद दूसरा होता है आपका सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने आपको बताया। वही बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर में कितना है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है तो इसका मतलब अभी भी हम प्राइमरी सेक्टर में ही अटके पड़े हैं, और वहाँ पर स्किल लेवल वर्क तो होता नहीं है, इसीलिए इनकम जनरेशन भी ज़्यादा नहीं हो पाता। उसके बाद है आपका कैपिटल एकोमोडेशन, कि भाई जो कैपिटल है वो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के रूप में कितना है, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, एजुकेशन हेल्थ में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, ह्यूमन कैपिटल में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद माइग्रेशन, उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी एक बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि अगर किसी देश में हाई रेट ऑफ बर्थ एंड हाई रेट ऑफ डेथ था, और अगर वो कम होकर लो रेट ऑफ बर्थ एंड लो डेथ रेट की तरफ आ गया है, तो मतलब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, और जो डेवलप कंट्रीज का आप एग्जांपल देखेंगे तो ये शुरुआत में यहाँ पर भी मृत्यु ज़्यादा होती थी, जन्म ज़्यादा होती थी, लेकिन बाद बाद में क्या हुआ, डेथ कम होने लगी और जन्म भी कम होने लगा। ठीक है, अमेरिका सबका तो एग्जाम्पल है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर देखिए कुछ डाटा आपको ध्यान रखना है। फिलहाल जो
अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे देश में 2023 की बात करें तो 3.1% है, जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 32.3% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर दे रही है इन टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो उसमें जो टर्शरी का शेयर है वो 32.3% है। ओके, और जबकि इकोनॉमी में वो 55% कंट्रीब्यूट कर रही है। और ये आपका जीबीए में वेरियस सेक्टर्स का जो शेयर है, ये सर्विसेज हो गया, और बाकी जो है आपका ये सेकेंडरी शेयर हो गया, यानी मैन्युफैक्चरिंग सब हो गया, और ये जो 17.7% आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो यहाँ पर से एक चीज़ तो यही निकल कर आती है कि आप समझिए कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन ये जीडीपी में कितना कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो किसी भी तरीके से हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको डाइवर्सिफाई करके सेकेंडरी या टर्सरी में लेकर आ जाए, तो भाई हमारी इकोनॉमी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होगा। लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही। ठीक है, और फिर आप देखिए जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन करे देखे इन द टोटल वर्कफोर्स 23.9% है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वही डाटा आपको यहाँ पर भी दिया गया है, स्टेटस ऑफ इंडिया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या चल रहा है भाई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो उतना कुछ खास नहीं चल रहा है। आप देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर एंड लाइव एक्टिविटी, तो जो आउटपुट है वो 42% हुआ करता था 1972-73 में, जो घट कर आपका 15% हुआ 2019-20 में। उसके बाद इंडस्ट्री की शेयर की बात करें तो आप देखिए इनका जो शेयर है वो बढ़ा, क्योंकि एक नियम भी होता है ना कि जैसे जैसे आपका कंट्री प्रोग्रेस करेगा एग्रीकल्चर का शेयर कम होगा। उसके बाद जो एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है आपके जीडीपी जीबीए जो भी कह लीजिए आप, तो फिर जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विसेज में बढ़ेगा। लेकिन आप समझिए कि यहाँ पर आपका भारत में सर्विसेज में तो शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन बात आई जब मैन्युफैक्चरिंग की तो उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1972-73 में 24% था शेयर, 2021 25.9%, कहाँ ज़्यादा बढ़ा, 2% के आसपास बढ़ा। अब क्यों नहीं बढ़ा, इसका कारण आप हमें जरूर बताएं। सर्विसेज में तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। आप देखिए 34.5% था 1917 में, जो कि बढ़ के 55.3% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2020 में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम मात खा गए और एग्रीकल्चर से हम मैन्युफैक्चरिंग में उतना ज़्यादा ट्रांजिट नहीं कर पाए। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, तो 1972-73 में जो एग्रीकल्चर की तरफ से एम्प्लॉयमेंट का शेयर था वो 73.9% था, जो घट के 42% हुआ। लेकिन 42% भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए शेयर ऑफ इंडस्ट्री की बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो फिर 11.3% था, वो बढ़कर 24% हो गया। वो और बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ सका क्योंकि हम एग्रीकल्चर से उठाकर लोगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं ला पाए। उसके बाद सर्विसेज में आप देखिए तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ, 14.8% 1972-73 में, जो बढ़ के आपका 30.7% हो गया 2019-20 में। ओके, और उसके बाद एक है आपका अर्बनाइजेशन। भारत जो है काफ़ी तेज़ी से अर्बनाइज हो रहा है, और एक डाटा के अनुसार आप देखिए 2036 तक जो टाउन्स एंड सिटीज है इट विल कवर अप टू 60 करोड़ पॉपुलेशन। ठीक है, या फिर 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि अभी 2011 के सेंसस की बात करें तो 31% है। तो धीरे धीरे जो इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन थोड़ा प्रोग्रेस स्लो है, खासकर अगर हम एग्रीकल्चर और फिर मैन्युफैक्चरिंग को देखें, यहाँ पर हम कहीं मात खा रहे हैं। तो स्टेप्स क्या लिए गए हैं फॉर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो एक तो टैक्स रिफॉर्म्स लिए गए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को रैशनलाइज किया गया है ताकि और कंपनी प्रमोट हो और ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो। इनइक्वलिटी को एड्रेस करने के लिए और वुमेन के लिए सेफ्टी स्कीम्स लाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लाया जा रहा है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, है ना, आपके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपका पीएलआई स्कीम लाया गया है। फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया है ताकि अ, जो लोन ले लेते हैं चुका नहीं पाते हैं, ठीक है,
तो उन सब के डिशों को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एड्रेस किया जाए। उसके बाद लेबर रिफॉर्म्स भी लाया गया, 4 कोड्स, जो कोड ऑन सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेज, ये सब है। ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कहीं ना कहीं मदद कर रहा है आपके सर्विसेज सेक्टर को ग्रोथ होने में। ठीक है। अब क्या कुछ की इश्यूज हाईलाइट की गई है बाय द पेपर, तो एक तो है सेक्टोरल इम्बैलेंस, हमने ऑलरेडी देख लिया। एग्रीकल्चर सेक्टर का आप देखिए, एग्रीकल्चर आउटपुट कम हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 40% जो पहले था अभी 15% हो गया है जीडीपी के शेयर में, लेकिन अभी भी ये 42% एम्प्लॉय किए हुए हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से ओवर बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्राइसिस में आ जाती है, वहाँ के फार्मर इनकम्स बढ़ नहीं पाते हैं। उसके बाद अनइवन टेक एडॉप्शन बाय इंडस्ट्री, बहुत सारे जो इंडस्ट्री है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं। तो जो अडॉप्ट करते हैं वो तो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं अडॉप्ट करते हैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। उसके बाद देखिए लो स्किल जॉब्स की बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, लो प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिलता है मैन्युफैक्चर सेक्टर में। ठीक है। और आपने डाटा भी देखा कि भाई कितना कम जो शेयर में ग्रोथ है हुआ है, मात्र 2% का हुआ है। ओके। 1972-73 और 2023-24 हमने डाटा देखा। और ये जो आपका पेपर पब्लिश हुआ इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया को कम से कम 143 टू 324 मिलियन जॉब चाहिए फॉर इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन बाई 2050। तो क्या की पॉलिसी रिकमेंडेशन है, तो एजुकेशन एंड स्किलिंग पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे इंडिया का जो लेबर फोर्स है अभी भी यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन बहुत ही कम है, तो इसके कारण क्वालिटी ऑफ जॉब वो प्रभावित होता है। उसके बाद लेबर मार्केट रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ट्रेड इंटीग्रेशन करिए, यानी कि बहुत सारे देशों के साथ आप ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स है वो दूसरे देश में जाए, एक्सपोर्ट करे, है ना, तभी तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। उसके बाद रेड टेपिज्म को हटाइए, कम करिए, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो आते हैं उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते रहिए वेरियस सेक्टर में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसके बाद अन्य सेक्टर जैसे सोशल सेफ्टी नेट को भी मजबूत कर सकते हैं, जैसे जिज वर्कर्स हैं, इन सब के लिए सोशल सिक्योरिटी जरूरी है। क्रेडिट एसेसिबिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसको बढ़ावा दीजिए। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर क्रेडिट लेने में बड़ा दिक्कत होता है, इन छोटे छोटे उद्योगों को तो आसानी से इन्हें क्रेडिट मिल सके उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं हम स्पेस इकोनॉमी की तरफ, जो कि ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इमर्जिंग टॉपिक है। देखिए जो हमारे देश की स्पेस इकोनॉमी है या स्पेस सेक्टर है, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा नाम भी कमा रही है। अब इसका बेनिफिट ये है कि बाहरी देश जो है वो भारत से सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं, तो इससे पैसे तो आते ही हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल रेपुटेशन भी बढ़ता है भारत का। और भारत अपने देश के वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए स्पेस इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, काफ़ी आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो सरकार है, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो स्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बजट 2024-25 में ये अनाउंस किया गया कि जो वेंचर कैपिटल फंड है 1,000 करोड़ रुपए का, वो सेटअप किया जाएगा टू प्रमोट स्पेस इकोनॉमी इन द कंट्री। अब इस चीज को समझिए कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड एक्चुअली एक डेडिकेटेड फंड होगा, स्टार्टअप्स के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके स्टार्टअप्स होंगे वो स्पेस सेक्टर के होंगे। ठीक है। तो स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स अगर उनको पैसे की दिक्कत हो रही है या फिर कोई स्टार्टअप लॉन्च करना चाहता है लेकिन पैसे मोबिलाइज नहीं कर पा रहा, तो ये वेंचर कैपिटल फंड उसे मदद करेगी। इससे आपके प्राइवेट स्पेस सेक्टर का ग्रोथ होगा। ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है उसको हम देखें। साथ के साथ ये भी ध्यान रखिए कि इट विल सप्लीमेंट इनिशिएटिव्स लाइक सीड फंड स्कीम लॉन्च्ड बाय इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस 2020। तो यहाँ पर देखिए जो नीड क्या है, तो इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट कैपिटल, कम इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा मिल जाएंगे, तो
स्पेस सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। उसके बाद इंडिया का जो शेयर है इन द ग्लोबल कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी, उसको 10% करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। अभी क्या है, 2% है। 2030 तक हम 10% करना चाहते हैं। और जो स्पेस सेक्टर है हमारा, वो कैपिटल इंटेंसिव डोमेन में आता है, यानी काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो अब यहाँ पर बात है कि आखिरकार स्पेस टेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है स्पेस सेक्टर में। तो पहले काम है आपका इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा, यानी कि अभी जैसे हम बहुत सारे आइटम्स जो हैं इंपोर्ट करते हैं, जो भी हमें सैटेलाइट्स के आइटम्स है, इक्विपमेंट्स है, रॉकेट लॉन्चिंग इक्विपमेंट्स है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो अगर हम खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे तो फिर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, बचत भी होगी। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल है आपका स्पेस क्वालिफाइड सोलर सेल्स। तो अगर हमारे इंडिया में वो कंपनी ये प्रोडक्ट बनाएगी तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फ्रीइंग अप द इसरो फ्रॉम एंसिलरी एक्टिविटी, यानी कि अभी क्या है कि एक ही एजेंसी है इसरो जो सब कुछ कर लेती है, R&D भी करेगी, प्रोडक्ट भी बनाएगी, टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेगी। तो आप समझिए जैसे एक व्यक्ति सब कुछ करेगा तो भाई वो मेन कोर एरिया पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो वही है कि अगर इसरो इन सब बाकी एंसिलरी एक्टिविटीज से फ्री हो जाता है, वो अपने कोर एरिया पर फोकस करेगा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और फिर बाकी सारे काम अपने दूसरे एजेंसी पर छोड़ दे, प्राइवेट एजेंसी पर छोड़ दे। ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद शिफ्ट फ्रॉम सप्लाई ड्रिवन मॉडल टू डिमांड ड्रिवन मॉडल। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। हम जितना ज़्यादा स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे अपने देश में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की दिशा में हम काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए द सेंटर हैज अलाउड देम टू कैरी आउट इंड टू इंड एक्टिविटीज इन द स्पेस डोमेन। फिर इससे जो है आपका सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी तो जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे देश में डिजास्टर आ जाता है, तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सके, उसके लिए सैटेलाइट, GPS टेक्नोलॉजी सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में जैसे हम मानसून आएगा कब आएगा, इन सबको हम डिटेक्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट। ठीक है, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, तो ये सब सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इन स्पेस, क्या स्टेटस है और क्या चैलेंजेज है उन सब के बारे में। तो अभी फिलहाल 200 स्पेस बेस्ड स्टार्टअप्स भारत में हैं, और 2022 में विक्रम-S, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट, इसको लॉन्च किया गया था अंडर द मिशन प्रारंभ। और किसने डेवलप किया था, स्काई रूट एरोस्पेस। प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। उसके बाद आप देखिए IIT मद्रास ने एक स्टार्टअप अपने एरिया में इसको प्रमोट किया है, स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस, और इसने इंडिजियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट डेवलप किया विद ए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन। उसके बाद वन वेब इंडिया है जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है इन प्रमोटिंग स्टार्टअप एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द स्पेस सेक्टर। एक तो है आपका रेगुलेशन इशू। पता चलता है कि भाई मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेगुलेशन है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसरो से, फिर अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, बहुत सारे हैं। तो इसके कारण प्रोजेक्ट में डिले आ जाती है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं। जैसे आप देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI रेगुलेटर है, आपका शेयर मार्केट सबके लिए सेबी रेगुलेटर है, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं है। इसरो जो है वो आपका रेगुलेटर की तरह भी काम करता है, ऑपरेटर की तरह काम करता है। उसके बाद रिस्की नेचर है इंडस्ट्री का, यानी कि आगे चलकर मार्केट का क्या स्टेटस होने वाला है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखता है। ठीक है, हालांकि इस पॉइंट में थोड़ा डाउट भी है, क्योंकि आगे चलकर आप समझिए कि स्पेस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेबल होने वाला है। उसके बाद है आपका फंडिंग कंस्ट्रेंट, पैसे की दिक्कत आ जाती है।
ओके। उसके बाद सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी कंसर्न्स भी आ जाता है, जैसे अगर हम प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बढ़ सकता है, लाइक फॉरेन एंटिटीज जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। उसके बाद अदर रिसोर्सेज लाइक लिमिटेड टैलेंट पूल, स्पेस डिब्रिस की समस्या बढ़ सकती है विद द ग्रोइंग स्पेस इकोनॉमी। तो कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए भी कुछ रास्ता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की क्या इनिशिएटिव है टू प्रमोट स्पेस टेक इंटरप्रेन्योरशिप। तो एक तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से आपको ध्यान रखने, जैसे इन स्पेस है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये ऑटोनोमस एजेंसी अंडर है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इनका क्या काम है, रेगुलेट करना, प्रमोट, गाइडिंग, मॉनिटर, सुपरवाइजिंग द स्पेस एक्टिविटीज ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज, या सिंपली कहें कि प्राइवेट एंटिटीज। उसके बाद है अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि इसरो का कॉमर्शियल नाम है, यानी कि इसरो अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसको बेचने का काम आपका अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड करता है। 1992 में सेटअप हुआ था, होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी। उसके बाद है आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि आपका 2019 में ही क्रिएट किया गया था, काफ़ी हाल में, जो आपके इसरो के मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज को हैंडल करेगा। उसके बाद है इंडियन स्पेस एसोसिएशन 2020 में, और ये नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री। भाई हमारे देश में जो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है उसका विकास हो, कैसे हो, क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जाए, ये सब आपका आपको सजेशंस देता है। कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए, जैसे इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिसीजन लिया गया। लेट्स से कि जो आपका रिसेंट अमेंडमेंट है इन द एफडीआई पॉलिसी, इट अलाउड 74% एफडीआई फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क भी क्रिएट किया गया। टैक्स बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो जीएसटी नल जीएसटी लगता है, यानी कि 0%। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है फॉर द प्रीलिम्स। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन चल रहा है, इसके अंतर्गत अटल इनोवेशन लैब स्पेस चैलेंज। उसके बाद अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्कीम है, जहाँ पर कुछ इनोवेटिव वर्क्स को, प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, जैसे एयर टैक्सी, स्पेस डेविस ट्रैकिंग। तो इन सब पर जो भी आपके आइडिया सब आते हैं, अगर कुछ आइडिया अच्छा लगा तो उसको बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद मेंटरिंग का भी कंसेप्ट है कि जो आपके रिटायर्ड इसरो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, तो वो सजेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या है, स्पेस एक्टिविटीज एक्ट इनेक्ट किया जाए, मैपिंग ऑफ करेंट वैल्यू चेन ऑफ द सब सेगमेंट्स। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी काम हो, बिल्डिंग सिनर्जी इन द सेक्टर। फिर अदर मेजर्स की बात करें तो ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड कॉर्पस क्रिएट किया जा सकता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब ये होता है कि कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो जिसका कॉस्ट है 100 करोड़, अब पता चला कि 80 करोड़ तक का तो पूर्ति हो गया, लेकिन 20 करोड़ का गैप आ गया, या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 20 करोड़ की कमी आ गई। तो बिकॉज ऑफ द 20 करोड़ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो ये फिर दिक्कत की बात है भाई। सब कुछ काम करके पता चला इनोग्रेशन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड कर देगी कि ठीक है भाई साहब 20 करोड़ ले लो, और फिर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट को शुरुआत करो, बाद में आप दे देना ये चीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, इसमें जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2024, उसके स्टेटस की बात करता है, प्रोग्रेस की बात करते हैं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, मेंस में आप यूज कर सकते हैं कि भाई प्रोग्रेस के रिपोर्ट के जो फैक्ट्स हैं ना कुछ, वो आप दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ध्यान यही रखना है, ये जो आपका रिपोर्ट है किसने रिलीज किया, यूएन देशा ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, अच्छे से याद रखना। कुछ की फंडिंग हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इतना जो मार्केट में चर्चा चलता है एसडीजी क्या है ये। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि द डेवलपमेंट विच इज सस्टेनेबल इन नेचर, मतलब हम डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, डेवलपमेंटल एफर्ट्स कर तो रहे हैं, बट इस बात को ध्यान में रखकर कि जो भविष्य के जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन्स, उनके लिए भी कुछ ऑप्शंस बचा कर रखें, ताकि वो बेनिफिट पा सके, वो भी जो रिसोर्सेस है उसको फ्यूचर में यूज कर सके। ठीक है, ये बेसिक मतलब होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहाँ पर आप देखिए, ओके, कहाँ गया, हाँ ये देखिए आप,
द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सिंपल सी बात। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई 1987 में। उस समय आप ध्यान रखें कि इन्वायरमेंट को लेकर जो कंसर्न्स है, पॉल्यूशन को लेकर कंसर्न्स है, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही थी, इसलिए कुछ आइडियाज़ निकलने जरूरी थे। तो 1987 में ब्रुकलैंड कमीशन रिपोर्ट आया। इसमें आपका जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो बताया गया था। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम कैसे बढ़े, उसके लिए कुछ गोल्स लाए गए थे, जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ईयर 2000 में साइन भी किया गया था। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स थे, लाइक पॉवर्टी कैसे खत्म किया जाए, हंगर कैसे खत्म की जाए, डिजीज, इलिटरेसी, ये सब कैसे मिटिगेट की जाए, और इसको अचीव करना था 2015 तक। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 2015 तो क्रॉस कर गया, तो फिर उसके बाद कौन से टारगेट्स को फॉलो किए जाए कोई क्लियर नहीं था। इसलिए आपका कंसेप्ट है एसडीजी गोल का। ठीक है, तो एसडीजी गोल्स जो है वो बेसिकली 2030 तक 17 गोल्स को अचीव करना है। इसके अंतर्गत सब टारगेट्स भी हैं। ठीक है, तो 15 ईयर का प्लान था टू गोल टू अचीव द गोल्स एंड द रिलेटेड टारगेट्स बाय 2030। ये चीज़ है। तो आप समझ रहे कैसे हुआ आपका 1987 ये रिपोर्ट आया। उसके बाद आपका ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आया 2015 तक। फिर 2015 के बाद क्या किया जाए, तो आपका एसडीजी गोल्स आ गया। ठीक है, जो 2030 तक अचीव करना है, जिसके प्रोग्रेस उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दिखा रहे हैं। उसके बाद आखिरकार जो प्रोग्रेस है एसडीजी के टारगेट में क्या दिक्कतें आ रही है, यहाँ पर आप देखिए ओवरऑल प्रोग्रेस अक्रॉस द टारगेट बेस्ड ऑन 2015 टू 2024 ये देता है। लेकिन ये बोला गया है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 20% टारगेट्स ही ट्रैक पर हैं, बाकी जो आपके 80% टारगेट्स है वो फुलफिल होने की संभावना कम है। और इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ऑन टारगेट और ट्रैक में देखिए 17%, बाकी जो है या तो मॉडरेट प्रोग्रेस है, मार्जिनल प्रोग्रेस है, या फिर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है, और कहीं कहीं तो रिग्रेशन भी हुआ। ये जो लाल कलर में आप देख रहे हैं, रेड कलर में 17%, यहाँ पर तो जो आपके प्रोग्रेस है वो डिक्लाइन हुआ, रिग्रेशन में गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ये दोनों 17% और 17%, ये बातें होगी। तो आखिरकार कारण क्या है? एक तो कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आने के कारण काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हुई, और जो भी जॉब लॉस हो गया, इसके कारण पोवर्टी बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो टारगेट था एसडीजी गोल 1 टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। उसके साथ साथ एसडीजी 3, एसडीजी 4 भी प्रभावित हुआ। क्या है एसडीजी 3, एसडीजी 4, ये आप हमें जरूर बताएं। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट चलते रहती है, चाहे आपका रशिया यूक्रेन वॉर आप देख रहे हैं, या फिर जो आपका गजा में युद्ध चल रहा है, फिर अफ्रीका में बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं। तो इसके कारण लगभग 120 मिलियन पीपल ये अपने लोकेशन से तो डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी है। जैसे देखिए UNFCCC एस्टिमेट दैट नियरली $6 ट्रिलियन इज नीडेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन प्लान, अगर उसे अचीव करना है। तो अगर नहीं किया तो एसडीजी 30 हैम्पर हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ये आप एसडीजी गोल्स को देखते रहें कि 13 कौन सा है, 7 कौन सा है, तभी जाके याद होगा और आप मेंस में यूज करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंटल चैलेंजेज है। फॉर एग्जांपल जो आपके इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज है, आईपीसीसी। ठीक है, आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आप पढ़ते हैं। इसमें बातें कही गई कि अप टू 90% ऑफ द कोरल्स ये 2050 तक नष्ट हो सकते हैं अगर 1.5 डिग्री वार्मिंग हमारे अर्थ का हो जाता है। और जिस प्रकार से टारगेट चल रही है, उम्मीद है कि भाई हम अपने पेरिस क्लाइमेट के टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। साथ के साथ आप देखिए 99% नष्ट हो जाएगा अगर 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग हो गया तो एसडीजी 14 जो कि कहता है लाइफ बिलो वाटर, ये प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद डिजास्टर से रिलेटेड भी है। आजकल आप देख रहे हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वुड फायर्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब काफ़ी ज़्यादा आ रही है एंड इट हैज़ डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, तो बात करते हैं कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो कुछ प्रोग्रेस भी हुए हैं, अच्छे प्रोग्रेस भी हुए हैं, तो इसको आप रेफरेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे एसडीजी 3 है। ठीक है,
यहाँ पर क्या है कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है वो पहले 130 होती थी पर लाख लाइव बर्थ्स, यानी कि 1 लाख बच्चों का जन्म हुआ है तो उसमें 130 माई जो है उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसी को हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो 2014-16 में ये था। और फिर अभी आप देखिए 2018 से 20 में ये 97 हुआ घट के, तो अच्छा प्रोग्रेस हुआ, लेकिन अभी भी 97 काफ़ी ज़्यादा है, तो कम करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद है आपका SDG 4 का प्रोग्रेस। आप देखिए जो इनरोलमेंट रेशियो है सेकेंडरी एजुकेशन में, ये आपका 2021-22 में बढ़ के 57.6% हो गया है। SDG 6 को देखिए तो जो क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर की बात करता है, तो रूरल एरियाज में जो क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर का परसेंटेज 99.29% हो गया 2023-24 में। ये अच्छा पॉइंट है, ये भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद SDG 7 की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जो इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग कैपेसिटी है, जिस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो पर कैपिटा पहले ये 136.56 जीजा वाट होता था, जीजा वाट नहीं वाट। ओके, नहीं ये जो आपका 2014-15 है ना, ये 63.25 वाट पर कैपिटा होता था, जो अब बढ़कर 136.56 वाट पर कैपिटा हो गया। ओके, उसके बाद SDG 9 का डाटा है। तो आखिरकार प्रोग्रेस इतना अच्छा क्यों हुआ? एक तो यह है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी गवर्नमेंट स्कीम्स को बढ़ावा दिया, उज्ज्वला योजना जिसके माध्यम से जो लेड बल्ब उसको प्रमोट किया गया, स्वच्छ भारत, जन धन अकाउंट्स, आयुष्मान भारत, PM मुद्रा योजना, तो ये सब जो आपके सोशल वेलफेयर स्कीम्स है ना, इन सब के कारण कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रहा है। और भी बहुत कारण है, लेकिन ये कुछ प्रोग्रेस है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है। कंसर्न्स ये है कि जो वेज गैप है, जो इनकम गैप है बिटवीन मेल एंड फीमेल कैजुअल लेबर्स, ये और ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, आप देखिए जो पहले वेज गैप था वो 96 रुपीज़ का था, यानी कि मेल अगर 100 रुपये, मतलब फीमेल अगर 100 रुपये कमा रही है तो मेल जो 196 कमा रहे थे, तो जो वेज गैप है 96 का। लेकिन अभी क्या है, बढ़ के 178 हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, सेम वर्क के लिए डिफरेंट इनकम, है ना। उसके बाद अमाउंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट पर कैपिटा जनरेट हो रहा है, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। ओके, तो इससे आपका SDG 12 प्रभावित होगा। क्या है SDG 12, ये आप हमें जरूर बताएं। वे फॉरवर्ड में क्या है कि भाई पीस प्रमोट किए जाने चाहिए वर्ल्ड लेवल पर, जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट्स है उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से, और फ्यूचर कन्फ्लिक्ट ना हो इस पर कुछ ना कुछ काम किया जाए। और जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर है उसके वैल्यूज़ का बेसिकली एक्सेप्ट किया जाए, अपहोल्ड किया जाए वेरियस कंट्री के द्वारा। फाइनेंशियल लेवल पर वही है कि इक्विटेबल रिप्रेजेंटेटिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए, जो लो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज को भी फाइनेंस प्रोवाइड करे एज पर द नीड। उसके बाद क्लाइमेट चेंज से निपटना है। उसके बाद टेलर्ड अप्रोचेज, यानी कि वन साइज डजंट फिट्स फॉर ऑल, इसलिए कुछ देश के लिए दूसरा अप्रोच हो सकता है टू डील विद द SDG गोल, टू अचीव द SDG गोल, तो टेलर्ड अप्रोच किया जा सकता है। उसके बाद सिनर्जीज बिटवीन डिफरेंट टाइम्स। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आर्टिकल ई मोबिलिटी। तो होप कि यहाँ पर आप पेशेंसली सुनकर आ गए हैं। अब बस 2 आर्टिकल है, मतलब 3 आर्टिकल, 8, 9, 10, 3 आर्टिकल है। उसके बाद आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, जो करंट अफेयर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। बोरिंग ना लग रहा हो, थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है तो बोरिंग टाइप की लगती है, बट करना तो है ही, विदाउट डूइंग प्रोग्रेस तो होगा नहीं। सो वी आर डूइंग दैट, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं सुनते सुनते, और कंप्लीट भी करूँगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ई मोबिलिटी। देखिए ई मोबिलिटी क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब क्या हो गया, जो आपके ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल पर नहीं चलती है, आपके रिन्यूएबल सोर्सेज पर चलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी पर चलती है, चार्जिंग पर चलती है, ये आपकी ई मोबिलिटी है। अब इसको क्यों प्रमोट किया जा रहा है, इसके पीछे कारण यही है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो हम अपने पेरिस क्लाइमेट
के अंतर्गत जो टारगेट सेट किए थे टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, वो नहीं अचीव कर पाएंगे और इसके कारण डिजास्टर, हीट वेव्स एंड फ्लडिंग, आइलैंड टूट जाएगा, ग्लेशियर मेल्टिंग हो जाएगी, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इन सब को निपटने के लिए ग्लोबल लेवल पर फाइट चल रहा है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और भारत इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये हमने बेसिक ओवरव्यू दिया, अब चलते हैं कंटेक्स्ट क्या। तो बेसिकली ई मोबिलिटी R&D रोड मैप फॉर इंडिया रिपोर्ट ये रिलीज किया गया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर की तरफ से, ओके, टू अचीव द नेट जीरो टारगेट्स। नेट जीरो टारगेट्स क्या होता है? तो भाई हम इमिशन तो कर रहे हैं, लेकिन हमने इतनी ज़्यादा सुविधा डाल दी है, इतनी ज़्यादा हमने प्रोग्राम से इनिशिएटिव्स ले लिए कि वो इमिशंस को हम कैचअप कर लेते हैं। यानी कि अगर लेट से 5 टन GHG इमिशन होता है, तो बिकॉज ऑफ द एफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ द कार्बन कैप्चरिंग टेक्निक एंड बिकॉज ऑफ द अदर टेक्निक, हम इस 5 टन ग्रीन हाउस इमिशन को एब्जॉर्व करवा देते हैं। तो ये होता है आपका नेट जीरो, है ना। तो इफेक्टिव जो इमिशन है वो जीरो हो गया, क्योंकि जितना इमिट हुआ था उतना हमने एब्जॉर्व करवा दिया, ये चीज़। तो क्या R&D रोड में प्रपोज की गई है ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए? तो यहाँ पर आपका वेरियस डायमेंशन है और क्या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है। जैसे एनर्जी सेल स्टोरेज, इसमें क्या है कि भाई लिथियम रिजर्व्स ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो आपके एनर्जी स्टोरेज सेल है जिसमें आपका जो व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है, तो लिथियम्स की ज़रूरत होती है, लिथियम बैटरी की ज़रूरत होती है। तो जितना अगर हम तेज़ी से प्रोग्रेस कर पाएँ रिजर्व ढूंढने में और उसको माइनिंग करने में, चाहे दूसरे देश में ही क्यों ना हो, है ना, प्रोजेक्ट अप्रूवल हो जाए, तो फिर उतना हमारी जो ई व्हीकल की जो कल्चर है वो बढ़ेगी। उसके बाद है आपका EV एग्रीगेट्स। यहाँ पर क्या है कि हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, डिफरेंट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, ओके। उसके बाद मटेरियल एंड रिसाइकलिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जैसे बैटरी है वो यूज हो गए, डिस्कार्ड हो गए, तो उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए ना। तो रिसाइकलिंग वैल्यू चेन भी डेवलप होना चाहिए, और कैसे हम मॉनिटर कर सके उन प्रोडक्ट्स का क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, वो सब चीज़ें। उसके बाद चार्जिंग एंड रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका ई मोबिलिटी, क्योंकि पता चला कि हमने एक ई व्हीकल तो खरीद लिया, अब एक बार चार्ज किया तो 5 किलोमीटर चला, लेकिन 5 किलोमीटर के बाद क्या? अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है 5 किलोमीटर में, वहाँ पर हमने चार्ज कर दिया, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर हम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। तो क्या रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है ई मोबिलिटी का कंट्री में? तो एक तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कैसे GHG इमिशन सबको कम करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगा, साथ के साथ पॉल्यूशन भी कम होगा। कैसे? पार्टिकुलेट मैटर जो इमिशन होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल से वो नहीं हो पाएंगे, ओके। और जो हमारा ग्लोबल कमिटमेंट है लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पंचामृत क्लाइमेट एक्शन प्लान, जो हमने COP26 कॉन्फ्रेंस और पार्टी 26 ग्लासगो में पेश किया था, तो वो भी अचीव हो सकेगा। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी। कैसे? अभी हम जो है फॉसिल फ्यूल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने व्हीकुलर एनर्जी के लिए, ठीक है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ई मोबिलिटी को प्रमोट करते हैं, तो फिर हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। उसके बाद एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है कि हम अगर अच्छा गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं और उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो मार्केट भी हमारे लिए बनेगा, इनकम भी बनेगा, ठीक है। बट चैलेंजेस क्या है इन ट्रांजिशनिंग टू ई मोबिलिटी? सबसे पहली बात तो भाई कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है तो जो जनता है उसे खरीदने से पीछे आ जाती है, ठीक है, कंपेयर टू इंटरनल कंबस्टेबल इंजन, क्योंकि इसमें इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज आप समझिए कि मोटे मोटे बैटरी रख दी जाए सिर्फ गाड़ी में, तो वो माइलेज भी नहीं दे पाए। उसके बाद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तो इश्यू आता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी फिलहाल देखिए सिर्फ 2000 चार्जिंग स्टेशन, इतना बड़ा देश है, इतनी ज़्यादा सिटी टाउन्स है, लेकिन सिर्फ 2000 चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। तो भाई किसी को दूर जाना है, बीच में चार्जिंग स्टेशन ही नहीं रहेगा, बैटरी खत्म हो गया तो क्या रास्ते में ढोल बजाएगा, है ना। उसके बाद एक आता है रेंज एनेक्सिटी।
रेंज एंड एग्जिटी क्या है, आप समझिए कि रेंज एंड एग्जिटी हो गया आपका कि जो ईवी ऑनर है, जैसे लेट्स से कि आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, तो आपको एक चिंता रहेगी कि भाई अगर एक डिस्टेंस के बाद इसका चार्ज खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा। तो ये जो एनर्जिटी आती है, ये आके आपका रेंज एनर्जिटी, ये टर्म यूज कर सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ क्लीन एनर्जी, लैक ऑफ क्लीन एनर्जी ये है कि हम ईवी की तरफ ट्रांजिशन तो कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं चार्ज करने के लिए बैटरी को, तो वो तो कहीं ना कहीं कोल से ही आ रहा है ना, क्योंकि अभी भी हमारे एनर्जी शेयर में 50% जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो कोल की तरफ से आता है। आप देखिए कोल कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया, समझ में आया? उसके बाद है लैक ऑफ अंडर स्टैंडर्डाइजेशन, कि भाई इतने सारे कंपनी आ गए हैं, कोई क्या क्वालिटी प्रोड्यूस करता है बैटरी का, कोई कनेक्टर का क्या क्वालिटी देता है, ये सब का कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रहा है। उसके बाद है ई वेस्ट मैनेजमेंट। आप यहाँ पर देखिए जब बैटरी कैपेसिटी खत्म हो गई तो उसका क्या किया जाता है, 90% ऑफ द यूज बैटरी आया था प्रोसेस बाय अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री और एंड अप विद द लैंडफिल एंड गार्बेज डंप। और ई वेस्ट जनरेशन में भारत तीसरे नंबर पर आता है, चाइना पहले नंबर पर, यूएसए दूसरे नंबर पर, और इंडिया तीसरे नंबर पर। उसके बाद है कम्प्लेक्स या वनरेबल सप्लाई चेन, यानी कि जो हमारी ई मोबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लिथियम के लिए दूसरे देश पर निर्भर करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोबाल्ट है, निकल है, ये सब जरूरी होते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। इन सब के लिए भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। कभी सप्लाई चेन क्राइसिस हो गया तो फिर तो ई व्हीकल प्रोडक्शन पर भी असर पड़ जाएगा, ठीक है। फिर एक कंसेप्ट आता है आपका लिथियम ट्रायंगल का। तो लिथियम ट्रायंगल आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 देश आते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिया गया है फॉर द प्रमोशन ऑफ ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। एक तो है आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, उसके बाद आप देखिए पीएलआई स्कीम, उसके बाद फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें फेम इंडिया स्कीम कहते हैं। उसके बाद है रेशनलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज पर, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो जीएसटी है पहले 12% था, 5% कर दिया गया। चार्जिंग स्टेशन अगर कोई स्टैब्लिश करता है तो वहाँ पर आपका जो जीएसटी वो भी 5% कर दिया गया। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा रहा है, जगह जगह पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाई जा रही है। फिर वेरियस स्टेट अपने अपने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र। उसके बाद अदर इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, EV30 कैंपेन भी चलाया गया, यानी कि कम से कम 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल होना चाहिए, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड में एक कमेटी है, स्टडी कमेटी ऑन इंडस्ट्री, इन्होंने सजेस्ट दिया है कि बैटरी टेक्नोलॉजी स्वैपिंग पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। क्या होता है बैटरी स्वैपिंग, कि लेट से कि हम ईवी चला कर जा रहे हैं, बीच में बैटरी खत्म हो गई, तो जहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है अब वहाँ पर बैठ के 4 घंटे तो चार्ज नहीं करेंगे, तो बैटरी स्वैपिंग हो जाए कि भाई वहाँ ऑलरेडी चार्ज बैटरी है उस पर यूज करो और फिर आगे बढ़ जाए, है ना। तो ये था बैटरी टेक्नोलॉजी स्वैपिंग पॉलिसी। इसके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, नहीं तो बैड क्वालिटी बैटरी गुड क्वालिटी से रिप्लेस हो जाए तो दिक्कत है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन पर फोकस किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया जाए। उसके लिए अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया जाना है तो भाई इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए, वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, ओके। और डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल पार्क्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैटरी सेल्स। उसके बाद फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट कर सके टू डेवलपिंग सच सिस्टम, जैसे ई बसेस है जैसे दिल्ली में चलती हैं। उसके बाद वाइब्रेंट सप्लाई चेन मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही देश पर डिपेंडेंट है, हम अन्य देश से जुड़ सकते हैं अपने प्रोडक्ट फुलफिलमेंट के लिए। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आर्टिकल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब आजकल ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं, आप ऑब्जर्व करते होंगे कि लेट से आपके घरों में भी गैस पाइपलाइन आ गई हो, कि भाई अब सिलेंडर सब की ज़रूरत नहीं है, गैस कनेक्शंस पाइप के माध्यम से आपको रेगुलर सप्लाई मिल रहा है ना। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से, क्योंकि पूरा जाल बिछा हुआ है गैस डिस्ट्रीब्यूशन का अंडर द ग्राउंड, फिर वो आपको घर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इसी पूरे
नेटवर्क को हम CGDN कहते हैं। कंटेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेसिकली एक रिपोर्ट की बात करता है। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं CGD के बारे में, उसके साथ साथ रेलेवेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, चैलेंजेस क्या है, और फिर क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए, ये 4-5 पॉइंट पर आपका खेल चलता है। तो देखिए, पाइपलाइन नेटवर्क में आपका क्या आ गया, अंडरग्राउंड नेचुरल गैस पाइपलाइन फॉर सप्लाइंग पाइप नेचुरल गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस होता है रिलेटिवली क्लीन बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ये भी तो फॉसिल फ्यूल का ही पार्ट है लेकिन क्लीन है एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, और जो आपके CNG होते हैं, जो आपके नेचुरल गैस है, उसमें मेनली आपका मीथेन होता है। उसके बाद इसमें अदर हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर मीथेन होता है। और इसके अंतर्गत 4 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स आते हैं। एक तो आपका CNG जो ऑटो फ्यूल के लिए यूज होता है, उसके बाद PNG जो डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स के लिए यूज होता है। ओके, रेगुलेट कौन करता है इन सब चीज़ों को, तो आपके PNG रेगुलेटरी बॉडी है जो ऑथराइजेशन देता है टू द एंटिटी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं अपने स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे तो बहुत सारे आपके एंटिटीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो अभी टोटल कवरेज आप देखिए, लगभग आपका 24,623 किलोमीटर्स ऑपरेशनल है, और जल्द ही इसको 100% कर दिया जाएगा। फिर एक पॉइंट आता है आपका कि क्या वैल्यू चेन इंक्लूडेड है इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो एक तो है गैस सोर्सिंग। गैस सोर्सिंग मतलब जहाँ से गैस, जो आपके नेचुरल गैस है या PNG है, उसको मंगवाया जाएगा, या तो इंपोर्ट किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद उसको फिर डेस्टिनेशन पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डाला जाएगा, फिर जाके आपके कंज्यूमर्स तक पहुँचते हैं, चाहे इंडस्ट्रीज हो चाहे आपके हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हो। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ग्रोथ ट्रेंड क्या है इस सेक्टर का, हालांकि काफ़ी कम है। आप देखिए अराउंड 7%, 8%, और 2030 तक 15% बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी रूरल एरियाज में आप देखेंगे कि गैस पर नहीं बल्कि जो आपके ट्रेडिशनल फ्यूल है लकड़ी पर, उन पर सब चलाया जाता है, पकाया जाता है। क्या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल है CGD में, तो एक तो स्कैडा टेक्नोलॉजी जो कि मॉनिटर करता है कंप्रेशर डाटा को, ताकि ये सब जो लीकेज की प्रॉब्लम है सेफ्टी सब इंश्योर किया जा सके। उसके बाद GIS मैपिंग किया जाता है, स्मार्ट मीटर्स का भी कंसेप्ट है। ओके, फिर इंटेलिजेंट पिगिंग, ताकि जो मटेरियल्स बिछाए गए हैं ज़मीन के अंदर वो कोरेट ना हो, ठीक है, मेटल का लॉस ना हो, ये सब पूरा मॉनिटर किया जाता है। ये सब काफ़ी ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। ओके, फिर IT OT कन्वर्जेंस, स्मार्ट मीटर का एग्जाम्पल पॉसिबल, ये बात होगी। उसके बाद अगर हम बात करें रेलेवेंस क्या है CGD नेटवर्क का, क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो ये है कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे कमिटमेंट को फुलफिल करेगा, लाइक नेट जीरो इमिशन बाय 2070, रिड्यूसिंग इमिशंस इंटेंसिटी बाय 45% एंड कटिंग टोटल कार्बन इमिशंस बाय 1 बिलियन मेट्रिक टन बाय 2030। उसके बाद जो नेचुरल गैस है वो एक ट्रांजिशन फ्यूल है, यानी कि अगर रिन्यूएबल की दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि एक बार हम भर जाएंगे। नेचुरल गैस ट्रांजिशनली फ्यूल है कि हम चलो नेचुरल गैस तो यूज कर रहे हैं जो कम इमिशन करती है, लेकिन है तो ये पॉसिबल। उसके बाद हम रिन्यूएबल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इक्विटेबल एनर्जी एसेस है, इकोनॉमिकल एंड सेफ है, लो कॉस्ट है, आप और हम भी यूज करते हैं, इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। तो अगर हम CNG की बेनिफिट की बात करें तो लो लेवल ऑफ एमिशन, उसके बाद लोवेस्ट इंजरी एंड डेथ रेट पर व्हीकल में। उसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें PNG की, तो सेफ एंड एज्योर्ड सप्लाई आपको मिल जाता है, कंटिन्यूस सप्लाई है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी नहीं होती है, और सिलेंडर को रिप्लेस करने की जल्दबाजी भी नहीं होती, मैं सिलेंडर रिप्लेस कर दो खत्म हो गया, वो सब चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है CGD सेक्टर में, तो एक तो है कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है काफ़ी कम्प्लेक्स है, यानी कि मल्टीपल एजेंसीज कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण प्रोजेक्ट का टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है, प्रोजेक्ट अटके रह जाते हैं। जैसे यहाँ पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन भी, वाइल्ड इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करने में कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन काफ़ी मुश्किल होता है, ज़मीन खोदो, पाइप बिछाओ, टेक्नोलॉजी लगाओ, चेक करो कि भाई कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं दिक्कत हो गई तो सेफ्टी भी इश्यू आ जाती है। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन भी है। देखिए आप
ओनली 2% ऑफ द पावर जनरेशन आपका जो गैस सेक्टर है। तो क्या दिक्कत आ रही है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीपर क्लीनर एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स लाइक रिन्यूएबल। उसके बाद इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। आप देखिए 48% ऑफ LNG इज इम्पोर्टेड, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसके कारण कॉस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटलाइजेशन लैग भी है, हर जगह पर ये पहुंच नहीं सकी है, तो ये है। साथ के साथ अगर हमें गैस एक्सट्रैक्शन करना है फ्रॉम द लैंड, तो उसके लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी भी कमी है, तो अभी तक तो हम बहुत सारे रिजर्व भी नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोरेज करना है, वो भी एक चैलेंज होता है। तो क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं टू प्रमोट CGD नेटवर्क? तो मार्केट एक्सक्लूसिविटी टू CGD कंपनी। तो ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, उनको एक जोग्राफिकल एरिया दे दिया जाता है कि लो भाई यहाँ पर तुम ऑपरेट करेगा, है ना। 5-5 इंटिटीज एक जगह पर ऑपरेट नहीं करेंगे, तो अलग अलग रहेगा, तो आराम से आपका वो प्रॉफिट भी करेंगे और साथ के साथ वो देख रेख भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है गैस पाइपलाइंस को, ताकि जो फाइनेंशियल हेल्प है फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूशन बैंकिंग वो सब मिल सके। प्रायोरिटी फॉर गैस सोर्सिंग, यूनिफाइड टैरिफ फॉर्म करवाने का प्रयास किया जा रहा है, सो दैट वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ हासिल किए जाए। यूनिफाइड टैरिफ रिफॉर्म मतलब भाई एक ही एक अमाउंट ऑफ पैसा लगे। जैसे आप देखते हैं ना, जो गैस के पैसे हैं, जैसे जो गैस की कॉस्ट आप देते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में आपका सेम कॉस्ट रहता है। ठीक है, अगर कम हुआ तो फिर ऑल ओवर इंडिया में कम होगा, अगर ज़्यादा हुआ तो ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा होगा। कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर ना करे तब। वे फॉरवर्ड में क्या है? गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, तो एक यूनिफाइड रेगुलेटरी स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ेगा टू स्ट्रीमलाइन दिस CGD सेक्टर। एंड क्या कुछ कमी है, जैसे पर्सनल शॉर्टेजेस, स्लो अप्रूवल्स, वोलेटाइल गैस प्राइसेस, इनको दूर करना पड़ेगा। फिर जो CGD कंपनी है, इनके लिए क्या है कि इनको कस्टमर लेड स्ट्रेटजी की तरफ जाना पड़ेगा, जो कस्टमर्स के कन्वीनियंस को आसान कर दे, मार्केट डिमांड्स को फुलफिल करे। ओके, उसके बाद है टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो ये एडवांस सॉल्यूशंस डेवलप करे लाइक स्मार्ट मीटर्स, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ ना हो। बहुत बार तो स्मार्ट मीटर्स को लेकर ही कंसर्न रहता है जनता को। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स, उनको जो भी प्रोग्रेसिव CGD प्रोजेक्ट्स लगते हैं उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सब चीज़ें। तो ये आपका पूरा CGD जो आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका कोल सेक्टर इन इंडिया, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने EV की बात करी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करी। अब आ जाते हैं कोल सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए कंटेक्स्ट ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, इन्होंने बताया है कि जो हम कोल इंपोर्ट करते थे पहले, लगभग 2004 से 5 से लेकर 2013-14 के बीच, तो वो 13.94% हुआ करता था। और उसका जो ग्रोथ है वो कम होकर -2.29% हो गया है 2014-15 से 2023-24 के बीच। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 2004-5 से 2013-14 के बीच हम 100 क्विंटल कोल इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो उस समय जो आपका एवरेज इंपोर्ट शेयर है 13.94% था। अभी क्या है, अभी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो जिस रेट से हम इंपोर्ट करते थे उसमें 2.29% की कमी आई, ये बात बोल रही है। ओके, तो अगर हम कुछ डाटा या फैक्ट्स की बात करें, तो 5th लार्जेस्ट जियोलॉजिकल रिजर्व है कोल का इन द वर्ल्ड, 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल, 2nd लार्जेस्ट इम्पोर्टर भी हैं कोल के। और उसके बाद आप देखिए जो 50.7% इंडिया की पावर जनरेशन है वो कोल और लिग्नाइट से होती है, यानी कि अभी भी हम मेजोरिटी आपके नॉन रिन्यूएबल्स पर ही डिपेंडेंट है। ओके, तो क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं? तो एक तो ये है कि इनैक्टमेंट ऑफ कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2050, उसके बाद माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसके तहत ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कही गई। माइनिंग लाइसेंस को लेकर बहुत बार क्या होता था कि माइनिंग लाइसेंस जो है वो एक प्रकार से उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो इसके कारण
जो कंपटीशन का माहौल था वो नहीं होता। अब क्या है कि कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का माइनिंग लीज को भी अलाउ किया गया। इसमें क्या है कि एक तो यह है कि जो कंपनी प्रोस्पेक्टिंग करती है, यानी कि पता लगाती है हाँ इस एरिया पर माइनिंग मिल सकता है। पहले क्या था, सेपरेट सेपरेट लाइसेंस लेना था, प्रोस्पेक्ट का अलग और उसके बाद माइन करने का लाइसेंस अलग। अभी क्या है कि प्रोस्पेक्ट भी वो कंपनी कर सकती है और माइनिंग भी वो कंपनी कर सकती है। तो ये हो गया आपका कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज। ओके, उसके बाद है आपका नेशनल कोल इंडेक्स। ये आपका प्राइसिंग इंडेक्स है जो कोल के प्राइसेस को मॉनिटर करता है। उसके बाद एफ टी आई एट अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अभी क्या है कि 100% एफ डी आई कोल माइनिंग में अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद एन सी टी पी में अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि जो न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2007 है इसमें अमेंड किए गए हैं ताकि ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव सेल्स ऑफ कोल का फ्रॉम क्लोज्ड एबंडेंट एंड डिसकंटिन्यूड माइन। कभी कभी होता है ना कि जैसे कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से कोई माइनिंग एरिया को बंद कर दिया गया, तो भाई जो कोल वहाँ पर बचे हुए हैं उसको कैसे यूज किया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा, तो उसके लिए आपका ये पॉलिसी है। क्या कुछ रिसेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं विच विल फर्दर प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो एक है आपका इंटीग्रेटेड कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी इन प्लान 2024 जो कि मिनिस्टर पॉल ने लेकर आया है टू डेवलप रेजिलेंट कोस्ट एफिशिएंट कोल इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक सिस्टम। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन में इन्वेस्ट करने की बात है, ठीक है। और फिर देखिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इन कोल सेक्टर। बट कुछ इश्यूज जो कंटिन्यू रहते हैं, चैलेंजेस अगर हम बात करें कोल सेक्टर में, तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कोकिंग कोल विच इज प्रोड्यूस इन द कंट्री, उसमें जो एस है, जो डस्ट कंपोनेंट होते हैं, इम्प्योरिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, 28 से लेकर 42%। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट करते हैं कोल तो उसमें जो एज परसेंटेज है आपका लेस देन 10% होता है। तो इससे आपका क्या है तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, पॉल्यूशन भी कम होता है। ये सबसे ज़्यादा एक चैलेंज है। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड का डोमिनेंस, सिर्फ एक ही कंपनी है जो लगभग 80% तक इंडिजीनियस कोल प्रोडक्शन और सप्लाई करती है। ओके, उसके बाद अपग्रेडेशन की कमी है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, जिसके कारण हम एक्सट्रैक्शन इफिशिएंसी से नहीं कर पाते हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद लॉजिस्टिक इशू है, इन्वायरमेंटल इशू भी आ जाती है, ठीक है। जो ओपन कास्ट माइनिंग की जाती है उसके कारण जो खतरे निकल कर आते हैं वो उस लैंड को प्रभावित कर देते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब क्या हो, गड्ढा खोद के हमने निकाल दिया तो भाई वो तो आपका बेकार हो गया ना जमीन, इसके लिए भी कुछ नहीं सोचा जाता है। उसके बाद न्यू कोल माइंस अगर हमें आइडेंटिफाई करने एक्सट्रैक्ट करने तो लैंड एक्विजिशन डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी केस कोर्ट में चली गई, लंबा चलते रहती है। अदर इशू है कि भाई पावर सेक्टर कंपनी उन्होंने एनर्जी तो खरीद लिया, लेकिन पता चला कि पैसे नहीं चुकाए, टाइमली पेमेंट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अनसीजनल एंड एक्सटेंडेड रेनफॉल इन द कोल बेयरिंग एरिया, तो इसके कारण भी एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट हो जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे मियावाकी प्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि जो माइंस एरिया है वहाँ पर हम कम से कम प्लांटेशन ग्रीनरी इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को हम इनकरेज करें ताकि जो कोल इंडिया लिमिटेड जो एक ही कंपनी जो 80% ऑफ द कोल प्रोडक्शन माइनिंग करती है, तो भाई और भी कंपनी आए और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होगा इससे। फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए क्या कुछ सजेशन दिए गए हैं, तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने सजेस्ट किया है कि रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज पॉलिसी होना चाहिए। ये क्या होता है रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज, तो बेसिकली जैसे आपका कोल माइन एरिया है यहाँ पर, है ना, एक लोकेशन पर कोल माइनिंग एरिया। अब भाई जो कंपनी है जो बिजली प्रोड्यूस करेगी वहाँ पर जाना है, तो ऐसा ना हो कि जो दूर वाले इलाके वहाँ से पहुँचे, जो नज़दीक वाले इलाके वहाँ से कोल पहुँचे, इससे अगर पोस्ट करोगे, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेज। फिर अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कैप्टिव या कमर्शियल कोल ब्लॉक्स, ओके, ये सब है। उसके बाद आप देखिए कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि हम सिंथेटिक गैस प्रोड्यूस करें फॉर द स्टील सेक्टर। और थोड़ा सा कोल के बेसिक के बारे में समझ लेते हैं। कोल जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है, जैसे इग्नियस मेटामॉर्फिक होता है ना, सेडिमेंट्री भी एक टाइप ऑफ रॉक है। ये आपका मेटामॉर्फिक और इग्नियस में आपको सेडिमेंट्री
मतलब कोल नहीं मिलेंगे आपको, सेडिमेंट्री में ही मिलेंगे। कोल से पहले पीट बनता है, पीट लो क्वालिटी होता है, पीट के बाद आपका जाके कोल बनेगा। कोल के भी 3-4 टाइप हैं बेस्ड ऑन क्वालिटी। एक तो है एंथ्रासाइट जो कि हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है, एक है बिटामिनस जो कि आपका मीडियम ग्रेड है, और भारत मोस्टली बिटामिनस ही यूज करता है। कहाँ मिलते हैं विटामिन? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर सब विटामिन, उससे थोड़ा कम क्वालिटी। फिर आपका लिग्नाइट, सबसे लोवेस्ट ग्रेड कोल है लिग्नाइट, ठीक है। और अगर टॉप 3 स्टेट की बात करें जहाँ पर कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा में, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ये याद रखना है कोल, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो लॉन्ग सेक्शन है इकोनॉमी का, लगभग 10 टॉपिक था, तो हमने डिस्कस किए। थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, बट सुनना तो है, देखना तो है, ताकि आपका रिवीजन हो, मेंस के लिए आप रेडी रहें। अब जो है आपका शॉर्ट्स वाला बचा है, तो शॉर्ट्स में आप खुद पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ रहे हैं कि आप इसको पढ़े घर पर। ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, हो सकता है तो हम हाईलाइटेड पार्ट इसका दे देंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको इनिशिएटिव, जरूर बताएं, और अपने रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट शॉर्ट ऑफ सेशन। थैंक यू।